हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम जगतराम चक्रेश और मैं आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है एवोल्यूशनरी थ्योरी आफ्टर डार्विन एंड लेमार्कवाद। तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। विकास को अब कल्पना न मानकर वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सही घटना मानते हैं। इसे समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इसमें से कुछ परिकल्पनाओं को प्रमाणित किया जा चुका है, अर्थात अब ये वाद सिद्धांत बन गई हैं। इसमें से प्रमुख वाद हैं लेमार्कवाद, डार्विनवाद और डी व्रीज के उत्परिवर्तनवाद। ये तीनों प्रमुख हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं इसका डेफिनेशन। एवोल्यूशन धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके कारण पूर्व के सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसके बाद है इसका हिस्ट्री। चार्ल्स डार्विन ने सन 1809-1882 में विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक हैं। उन्होंने औषधि विज्ञान की शिक्षा ली। विषय रुचिकर नहीं होने के कारण उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। इसी समय सन 1831 में वनस्पतिक विज्ञानिकी होसेलो की सलाह पर बीगल नामक लड़ाकू जहाज़ पर उन्होंने 5 वर्षों तक दक्षिण भारत के कुछ द्वीप तथा दक्षिण अमेरिका के समुद्री किनारों की यात्रा की और जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने कृत्रिम वर्ण एवं लैंगिक वर्ण और प्राकृतिक वर्ण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। 1 जुलाई सन 1858 में उनका तथा अल्फ्रेड रसेल का संयुक्त शोध पत्र लिनियस सोसाइटी में पढ़ा गया। प्राकृतिक वर्ण से संबंधित उनके विचार सन 1859 में उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित हुई। उनके अनुसार जिस प्रकार माली या पशुपालन अपने जीवों से केवल उत्तम संतति ही प्राप्त करते हैं और निम्न श्रेणी की संतति उत्पन्न होने नहीं देते, उसी प्रकार प्राकृतिक भी छटनी करती है। जो प्राणी वातावरण के अनुरूप अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका हिस्ट्री। इसके बाद है डार्विन सिद्धांत। डार्विन ने विकास के संबंध में अपने विचार को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सलेक्शन में प्रस्तुत किया, जिसमें डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। इस वाद के अनुसार जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप बनाकर जीवित रखते हैं या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं तथा नए जीव पैदा करते हैं। इसके विपरीत कुछ जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं और कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक नष्ट कर देती है। अर्थात वातावरण के अनुकूल प्राणियों को प्रकृति जिंदा रखती है। शेष जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुरूप नहीं बना पाते वे नष्ट हो जाते हैं या प्रकृति उन्हें मार देती है। तो ये रहा डार्विन का सिद्धांत। इसके बाद है डार्विनवाद की आलोचना। इस समय डार्विनवाद इतना लोकप्रिय हुआ कि बाइबल के बाद इनकी पुस्तक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। फिर भी कुछ तथ्यों को सही ढंग से ना समझा पाने के कारण इस वाद की बहुत अधिक आलोचनाएं की गई, जिसमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद के अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रबल होती जाती है। परिणाम स्वरूप नई जातियां उत्पन्न होती है, लेकिन आनुवांशिक वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी छोटी विभिन्नताओं के कारण ही नई जातियां उत्पन्न नहीं हो सकती है। और दूसरा है डार्विन के विभिन्नताओं की उत्पत्ति के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया। तीसरा है डार्विनवाद अवशेषी अंगों के बारे में कोई प्रामाणिकता प्रस्तुत नहीं करता है। इसके बाद है डार्विनवाद विकास का कोई उल्लेख नहीं करता है। उसके बाद है डार्विनवाद जलीय जीवों से स्थलीय जीवों के उद्भव की व्याख्या नहीं करता है। और
डार्विन के विकासवाद की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसे आनुवंशिकता के आधार पर नहीं समझाया गया था। तो ये हो गया इसका आलोचना। इसके आगे है नव डार्विनवाद। डार्विनवाद के सिद्धांत को संशोधित कर नव डार्विनवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। डी ब्रीज, वीजमैन, मेंडल आदि ने नव डार्विनवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार जीवों की उत्पत्ति तथा जैव विकास अग्रलिखित प्रकार पर आधारित है। इसमें पहला है म्यूटेशन। किसी जीव में अचानक होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। यह आनुवांशिक कारक जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की संख्या अथवा विन्यास में आने वाले उन परिवर्तनों को जो जीवों की शारीरिक अथवा कायिकी में अचानक कोई आनुवांशिक परिवर्तन ला दे उत्परिवर्तन कहलाता है या म्यूटेशन कहलाता है। तो इसके बाद है आगे दूसरा, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर क्रोमोसोम। कभी कभी कोशिका विभाजन की अनियमितता के कारण जनन कोशिकाओं के गुणसूत्र की संरचना या नंबर में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण भी जीवों में उत्परिवर्तन पैदा हो जाता है। जब यह उत्परिवर्तन लाभदायक होता है तब नई जातियों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन को ही गुणसूत्रीय विपथन कहते हैं या क्रोमोसोमल अबरेशन। इसके बाद अगला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लैंगिक जनन के युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में होने वाले जीन विनिमय के कारण नए जीन संयोजन बनते हैं जो उत्पन्न संततियों में विभिन्नता पैदा करते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होकर नई जातियों को पैदा करती है। लैंगिक जनन के दौरान होने वाले प्राकृतिक अथवा कृत्रिम संकरण के कारण भी नई जातियां की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तन विभिन्नताओं एवं पृथक्करण से बने उपयोगी लक्षण वाले जीव प्राकृतिक चयन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलित होकर नई जातियों को विकसित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जनन पृथक्करण। जब एक ही जाति की विभिन्न समष्टियाँ भौगोलिक कारकों जैसे नदी, पहाड़, सागर इत्यादि की उपस्थिति के कारण आपस में बहुत दिनों तक प्रजनन संबंध स्थापित नहीं कर पाती है, तब जीन पुनर्योजन या जीन विनिमय के कारण इतनी विभिन्नताएं ग्रहण कर लेती है कि आपसी प्रजनन नहीं होता या आपसी प्रजनन नहीं हो पाता है, जो उसके बाद धीरे धीरे समूह विभिन्नताओं में एकत्रित होने के कारण भी नई जातियाँ या नई उपजाति के रूप में ले लेती है। इसी कारण या इसी प्रकार नई जातियाँ भी इसे उत्पत्ति हो जाती है या नए जीवों का उत्पत्ति हो जाती है। तो ये हो गया नॉन डार्विन। इसके बाद है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डे व्रीज। इस वाद को हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ह्यूगे डे व्रीज 1842 एवं 1935 में सन 1901 में एवोल्यूशन को म्यूटेशन के आधार पर समझाया, जिसमें डे व्रीज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जीवों का विकास छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण ना होकर बड़ी व आकस्मिक विभिन्नता के कारण हुआ। इन्हीं बड़ी व आकस्मिक विभिन्नताओं को म्यूटेशन कहते हैं। और उन्होंने बताया कि म्यूटेशन किन्हीं से भी हो सकती है। इस प्रकार न्यू स्पीशीज की उत्पत्ति होती है। डी व्रीज ने अपने इस सिद्धांत को इनविस प्रिमरोज नामक पौधे पर एग्जाम्पल दिया। इसके बाद है इसका कंक्लूजन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जैव विकास किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से मिलकर प्राकृतिक में जैव विकास से परिवर्तन, उत्परिवर्तन तथा दाब चयन तथा आनुवांशिक गति लाते हैं। और इसके बाद इसका रेफरेंस डॉक्टर NB सिंह इकोलॉजी, रामनिवास सिंह इकोलॉजी। और इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद में सबसे पहले देखेंगे न्यू लैमार्कवाद।
वातावरण के प्रभाव से जीवन रीतियां तथा स्वभाव में परिवर्तन आ जाते हैं, जिनमें शरीर के अन्य भागों से भी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन को दैहिक परिवर्तन कहते हैं। वीजमैन के अनुसार गुणसूत्रों के जीन्स को बदल देने वाले परिवर्तन को ही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है। इसे अनुवांशिकी परिवर्तन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद के सिद्धांत को कुछ नवीन रूप देकर नवलैमार्कवाद कहा। नवलैमार्कवाद के अनुसार वातावरण के प्रभाव से जीवों के शरीर में कुछ भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे जनन द्रव्य के जीन्स प्रभावित होते हैं। ऐसे उपजाति लक्षण की वंशानुगत होकर संतान में पाए जाते हैं। और इसके बाद एविडेंस ऑफ लैमार्कवाद। लैमार्क ने अपने सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें है पहला है जिराफ। लैमार्क के अनुसार आज के लंबी गर्दन वाले, लंबी टांगों वाले अफ्रीकी जिराफ का विकास उनके छोटे गर्दन एवं छोटी कद वाले पूर्वजों से हुआ है। आजकल पाए जाने वाला जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहता है और इनके पूर्वज अफ्रीकी के घने जंगलों में रहते थे तथा ज़मीन की घास को खाते थे। उस प्रदेश की जलवायु में आने वाले परिवर्तन के कारण ज़मीन के पौधे सूखने लगे और सूखने के कारण वह धीरे धीरे नष्ट होने लगे तथा उसके बाद ऊंचे पेड़ पौधों पर जब उन्हें निर्भर होना पड़ा, इसके लिए उन्हें पिछली टांगों को ऊपर उठाकर और गर्दन को ऊपर उठाकर पत्तियों को खाना पड़ता था। इस प्रकार अगली टांगों को ऊपर उठाकर पत्तियों को खाते थे। इस प्रकार अगली टांग गर्दन अधिक उपयोग किए जाने लगे, जिसके कारण यह लंबी होती गई तथा लक्षणों के वंशागत होने से वर्तमान जिराफ के लक्षण बन गए। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, अगली टांग को ऊपर करके पेड़ों पर लगे पत्तों को खाने लगे और उन्हीं पर निर्भर रहने लगे, जिसके कारण उनका गर्दन लंबी होती गई। इसके बाद दूसरा है स्नैक। इसी प्रकार लैमार्क ने अंगों को कम उपयोगी का उदाहरण सर्पों में दिया। उन्होंने बताया कि ज्यों-ज्यों सर्पों का शरीर लंबा हुआ, बिलों में घुसने के लिए उनकी टांगें बेकार सिद्ध हुई, अतः इनके पूर्वजों में टांगों का उपयोग छोड़कर पसली के सहारे रेंगने की आदत डाली। इस प्रकार इनके टांगों का उपयोग खत्म हो गया और टांगें धीरे धीरे छोटी होकर विलुप्त हो गई। इनका यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होकर पद्मविहीन सर्पों की उत्पत्ति का कारण बना। इसी प्रकार जीवों के अवशेषी अंग की उत्पत्ति या उपस्थिति लैमार्कवाद का समर्थन करती है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य के बाह्य कान को हिलाने वाली पसलियाँ विकसित नहीं होती और खरगोश, हाथी, कुत्ते आदि से विकसित होती हैं। इसके बाद है लैमार्कवाद के आलोचना। अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगों के आधार पर लैमार्कवाद की बड़ी आलोचना की। जर्मन वैज्ञानिक वीजमैन 20 पीढ़ियों तक चूहों का पूंछ काटते रहे, परंतु उन्हें नई पीढ़ी में पूंछ रहित चूहे नहीं मिले। लोहार तथा पहलवान की पसलियाँ अत्यंत विकसित होती है, लेकिन उनके संतानों की पसलियाँ मजबूत नहीं होती। इस प्रकार मेरा सेमिनार यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।